नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्यक्ता प्रथम पेपर के इतिहास का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ रहे थे, उसका योगदान पढ़ रहे थे। और उस योगदान में आज एक प्रमुख व्यक्तित्व के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका राजनीतिक जीवन, इनका प्रारंभिक जीवन, इनकी शिक्षाएं, इनकी पुस्तकें, इनके समाचार पत्र और दलितों के लिए इन्होंने जो कार्य किए हैं वो बिंदु हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जब हम पढ़ने लग जाए ना, तो 8-10 घंटे की एक लंबी क्लास होती है। फिर भी हम उन विचारों को इस सीमित समय में समेट नहीं सकते। फिर भी जो आपका एग्जाम है, जिस लेवल का एग्जाम है और जो आपके परीक्षा का पैटर्न है, उसके आधार पर मैं इस टॉपिक को 1 घंटे में लगभग मैं आपको एक सम्मिलित रूप से और सारांश के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। तो इनके ऊपर बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, इनके ऊपर या तो प्रश्न बनते हैं कि दलितों का जो उत्थान का कार्य किया था, दलितों के जो उत्थान के कार्य हैं, या फिर उनकी पुस्तकें हैं, या फिर इनके समाचार पत्र हैं। ये 3 ऐसे बिंदु है जहां से अधिकतर कॉमन एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो मैं एक पूरा एक कॉम्बो लेके मैं आपके लिए पूरा बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। पहला प्रश्न देखना, बड़ा सिंपल रूप से मैंने ऐड किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश का एक महू नामक क्षेत्र था, कहते हैं कि वहां पे इनका ये महार जाति के परिवार से थे। इनका पैतृक गांव अम्बेवड़ा एवं महाराष्ट्र में ही था। ये मूल नाम था इनके पिता, चाहे पिताजी हो चाहे परदादाजी, इनके जो मूल ना गांव था ना विद्यार्थी, वो अम्बेवड़ा था तो महाराष्ट्र में है। जबकि इनका जन्म कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है। और ये महार जाति है ना, तो याद रखना ये महार जाति के परिवार संबंधित थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इनका बंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में स्नातक पास की है। अब इनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत लंबी कही, 32 डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की थी, है ना। स्नातक लगभग 64 विषय में कहते हैं इन्होंने स्नातक प्राप्त किया। इस प्रकार का एक वो चलता है, परंतु हमें वहां इतना उलझना नहीं है। हमें इनके महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद करना। एल्फिस्टन कॉलेज में विद्यार्थी इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी 1913 में। ये इनके जीवन का एक, इस समय मान के चल सकते हैं कि ये इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है। कि बड़ौदा के महाराज सियाराव जी गायकवाड़, याद रखना विद्यार्थी, तृतीय थे, याद रखना, कि छात्रवृत्ति से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ये इनके जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। प्रारंभिक जीवन के बारे में कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है कि भीमराव अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा हेतु कोलंबिया विश्वविद्यालय में किसकी छात्रवृत्ति की सहायता से वहां पहुंचे थे विद्यार्थियों। तो याद रखना विद्यार्थियों, बड़ौदा के सियाराव जी गायकवाड़ तृतीय के कहते हैं कि छात्रवृत्ति के द्वारा कहते हैं कि ये पहुंचे थे विद्यार्थी। तो ये बात प्रारंभिक जीवन के बारे में ये बहुत शानदार बात है। इस समय इनका मित्र नवल पटना था। ये विद्यार्थी इनके साथ ही रहते थे इस समय जब ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में कहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए गए थे ना। कहते इस समय इनके मित्र का नाम था विद्यार्थियों, वो था मित्र नवल पटना के नामक एक व्यक्ति था। तो इसके घर में ही कहते हैं कि वहां पे ये रह रहे थे। तो ये महार जाति के थे। 14 अप्रैल 1891 को इनका मध्य प्रदेश महू स्थान, याद रखना विद्यार्थियों। कई बार कोई एग्जाम में छोटा सा फैक्ट पूछ ले, ठीक है ना। एल्फिस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, स्नातक की कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये 1913 की डेट याद रखना। 1913 में यहाँ से वो जाते हैं, कहते हैं कि अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। तो ये बात मेरे अनुसार ये सबसे मोस्टली है इस पीपीटी। थोड़ी सी बात आप इसको याद रखना, महाराजा का नाम जरूर याद रखना, ठीक है ना। बड़ौदा कहते हैं, है ना, गायकवाड़ सियाजीराव तृतीय, ठीक। ये इनके जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत बेसिक बात हो गई। 2 बिंदु आपको मैं बताऊंगा। अभी एक मैंने बताया बड़ौदा का गायकवाड़, एक बिंदु इसमें और आएगा
कि भीमराव अंबेडकर की वकालत की शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1920 में कोल्हापुर के साहूजी महाराज फोर, याद रखना विद्यार्थी। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्या कि बड़ी गलती से आप तो करवा देगा, परंतु ये मार्जिन होगा ना, जो जैसे बड़ौदा का गायकवाड़ तृतीय था, तो वह ऑप्शन में प्रथम द्वितीय तृतीय आ जाए ना, तो वहां थोड़ा हम अटक सकते हैं। तो याद रखना बड़ौदा का गायकवाड़ तृतीय था। उसी प्रकार विद्यार्थी याद रखना कोल्हापुर का साहूजी महाराज चतुर्थ थे। उनकी छात्रवृत्ति पे लंदन पढ़ने गए विद्यार्थी। ये 1920 की बात है, याद रखना विद्यार्थियों। जब पूछ लें कि 1913 में किसकी छात्रवृत्ति सहयोग से अमेरिका गए थे, तो याद रखना 1913 की बात पूछ ले तो बात याद रखना बड़ौदा का गायकवाड़। जब 1920 की वकालत की शिक्षा करने विद्यार्थियों लंदन गए थे, तो वो किसकी छात्रवृत्ति के द्वारा गए थे, याद रखना, तो वो कोल्हापुर के साहूजी चतुर्थ की छात्रवृत्ति से गए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी विद्यार्थियों। 1922 में विद्यार्थियों बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी और 23 में इन्होंने विद्यार्थियों वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये इनकी वकालत की शिक्षा के बारे में मैंने एक प्रश्न अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि अभी तक आप सिर्फ बड़ौदा वाली गायकवाड़ वाली बात ही याद थी, तो दोनों अलग अलग है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूछ ले अमेरिका में गए किसकी छात्रवृत्ति से, याद रखना, तो याद रखना गायकवाड़ के छात्र से। पूछ ले लंदन वकालत की शिक्षा है तो किन की छात्रवृत्ति से गए थे, याद रखना, तो कोल्हापुर के साहूजी महाराज की छात्रवृत्ति से गए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी प्राप्त की और 22 में पूरी बैरिस्टर की इनको डिग्री प्राप्त की। 23 में कहते हैं कि बैरिस्टर बन के विद्यार्थियों ये वकालत करने के कार्य प्रारंभ कर दिया। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में 2 प्रश्न मैंने बताए। दोनों बातें आपको याद रखनी है, एक वो पहली वाली बात और एक ये बात। वैसे आप नोट्स बना रहे हो तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम क्या होता है कि हम वापस बड़ी ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है। तो नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि अंतिम में जब हम रिवीजन करें ना, उस रिवीजन में हमारे लिए वो नोट्स काम में आते हैं। तो ये जो मैं बिंदु आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो चीजें आप उसमें नोट्स में एड करते है ना। 2 प्रश्न हमारे यहाँ से हो गए। अब धीरे धीरे बात आती है कि दलितों के उत्थान में भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान है। तो एक प्रश्न मैंने प्रारंभिक रूप से ऐड किया है कि महार जाति के लोगों को क्या करते थे कि किसी महाराजा के पास जाके उनको सेवाएं देनी पड़ती थी ना। महार जाति के लोग थे और ये भी किस जाति के थे, महार जाति के थे। तो महार जाति के लोगों को कहते हैं कि अपने शासकों के वहां सेवाएं देनी पड़ती थी, शासकों के वहां सेवा देनी पड़ती थी। तो इस प्रथा को विद्यार्थियों बंद कराने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। पहले हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में उस समय के काल में पढ़ते हैं कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश का कहते हैं कि वर्जित था। तो दलितों को मंदिरों में प्रवेश करवाने के लिए, दलितों के उनके हकों के लड़ने के लिए विद्यार्थियों 4-5 तरह के भीमराव साहब ने अम्बेडकर साहब ने ये आंदोलन चलाए थे। तो याद रखना विद्यार्थियों कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संचालित प्रयास जो दलितों के सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता था, तो वो कौन से विद्यार्थियों आंदोलन है जो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए चलाए थे। तो वो 5 प्रकार के 6 प्रकार के आंदोलन याद रखने आपको। अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछेगा, या तो समय काल पूछ लेगा या फिर कौन सा आंदोलन सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं चलाया गया। तो याद रखना ये 5-6 वो सत्याग्रह हैं, ये उस कालखंड के हैं जहां दलितों को मंदिरों में प्रवेश से वर्जित था विद्यार्थियों, है ना। कुओं से पानी भरने को वर्जित था। तो उन बातों को विद्यार्थियों परिवर्तन करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने विद्यार्थियों ये 4-5 सत्याग्रह किए ना। पहला सत्याग्रह था विद्यार्थियों चापदार तालाब सत्याग्रह, मार्च 1937 महाड़ में किया था। ये इनका पहला ही कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहला इन्होंने यहीं पे शुरू किया था कि चापदार तालाब क्या होता कि पहले काल में दलितों को विद्यार्थी कहते हैं कि सार्वजनिक तालाब से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। तो भीमराव अंबेडकर ने ये बात उठाई थी
और चापदार तालाब सत्याग्रह चलाया था, जो मार्च 1927 में महाड़ में किया। फिर अंबा देवी मंदिर प्रवेश 1927 अमरावती में सत्याग्रह किया था। ठाकुर द्वार मंदिर प्रवेश 1927 यहाँ भी सत्याग्रह किया था। गणपति प्रांगण प्रवेश 1929 बंबई में यह भी किया था। पार्वती सत्याग्रह 1929-30 पुणे में किया था। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह मार्च 1930 नासिक में किया था। तो ये कुछ आंदोलन, ये इनका सबसे प्रसिद्ध रहा है। तालाबों से पानी को लेकर जो प्रतिबंध लगे थे दलितों पर, उनको हटाने के लिए विद्यार्थी प्रयास थे। तो ये 4, 5, 6 वो सत्याग्रह हैं जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए ये सत्याग्रह चलाए गए थे, है ना। इसीलिए तो इनको आदिवासी मसीहा कहते हैं ना, मसीहा इनकी उपाधि इसलिए तो दी गई है ना। उसमें उसका अलग से मैंने एक प्रश्न बना दिया वैसे, ठीक है ना। तो ये 5 से आपको याद रखने हैं कि कौन सा प्रश्न पूछ ले कि कौन सा नहीं चलाया गया, है ना, ध्यान रखने। अब कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाई गई थी, कि भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जिसमें दलित हितों की बात की गई, आवाज उठाई गई विद्यार्थी। तो सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थियों 2 ये रही है, सबसे प्रसिद्ध मूक नायक। ये उनकी पहली समाचार पत्रिका थी, 1920 में निकाली थी विद्यार्थियों, मूक नायक, याद रखना। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र था। दूसरा था बहिष्कृत भारत, 1927 में निकाला था विद्यार्थियों। फिर जनता 1929 में निकाला था विद्यार्थियों। फिर 1-2 और नाम मिलते हैं, एक तो समता मिलता है, दूसरा प्रबुद्ध भारत मिलता है। तो ये 3 थोड़े आप हिडन है, याद रखो या नहीं रखो, परंतु ये 2 समाचार पत्र जरूर याद रखना, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। सीधा प्रश्न आएगा कि बहिष्कृत भारत समाचार पत्रिका किस व्यक्ति की है, मूक नायक किसकी है। थोड़ा सा टप एडवांस में प्रश्न पूछ ले कि ये किस वर्ष प्रकाशित की गई, तो थोड़ी सी आप लिख लें अपने नोट्स में, ये चीजें ऐड कर लेना। आपके 2-3 तो आपके गाइड में होगी, ये 2 आप थोड़ी सी एडवांस इसको ऐड कर लें, इनफ है ना। तो ये समाचार पत्रिकाएं हैं जिसमें दलितों की आवाजें उठाई गई। एक बिंदु ये आता है कि एक विवाद का विषय चलता है, हमें उस विवाद में नहीं फंसना है। हमारा टारगेट वही है कि हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे सही हो, है ना। क्योंकि दलितों के उत्थान के उन्होंने कार्य कर रहे थे, और निश्चित रूप से उनमें हिंदू धर्म में उनकी आस्था भी थी, परंतु कहते हैं कि आडंबरों के कारण किसी कोई वजह रही होगी, है ना। तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस वर्ष मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया गया था? वे मनुस्मृति हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ग्रंथ स्मृति के रूप में हम मान सकते हैं। तो मनुस्मृति की प्रतियों को कब जलाया गया था? तो याद है, डेट कभी पूछ ले कि 25 दिसंबर 1927 को, सीधा ही पूछ ले कि कब जलाई गई थी, तो 1927 को। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी ही बाकी काम की है, इसकी स्टोरी में आपको ज्यादा घुसने की जरूरत भी, डेट याद रखना, ठीक है ना। मनुस्मृतियों की प्रतियां कब जलाई गई थी? 25 दिसंबर 1927 को। ये भीमराव अंबेडकर का सबसे बेस्ट पर्सन है। अगर मैं बात करूं, समाचार पत्रिकाएं, संस्थाएं और पुस्तकें, 3 ऐसे बिंदु है जहां से भीमराव अंबेडकर के सर्वाधिक पर्सन बने, सर्वाधिक। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाएं, ये मान के चलो कि ये पूरा पर्सन ही वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लगभग सारी ऐड कर दी है, जितनी मुझे 8-10 किताबों में जानकारी मिली है, सारी मैंने ऐड कर दी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 20 जुलाई 1924 को विद्यार्थियों बंबई में की गई थी। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रही थी, इस समय सबसे प्रसिद्ध। ये समता सैनिक दल 1927 विद्यार्थी, याद रखना। अब भीमराव अंबेडकर की संस्थाओं के बारे में सबसे टफ प्रश्न कैसे बन सकता है कि कौन सी संस्था इनके द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, तो वो सबसे कठिन प्रश्न हो जाएगा। थोड़ा इसको याद रखना, ये भी बहुत हिडन चीज है। समता सैनिक दल, डिस्फ्रेड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1928, ये इसके स्थान पे बाद में बनाई गई थी, याद रखना। ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंडियन लेबर पार्टी 1936 की स्थापना की थी। याद रखना कि 1937 में हमारे भारत में क्या होते हैं,
प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1933 में क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव होते हैं। ठीक है। 1932 में हम पढ़ते हैं कैम्यूल अवार्ड 31 में आता है, और वो पुनः समझौता फिर होता है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। उस समझौते के तहत कहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई थी। उसका अलग से प्रश्न वैसे मैंने बनाया है। तो 1936 में इन्होंने इंडियन लेबर पार्टी बनाई, और 27 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों दलितों की ओर से यह पार्टी बनाई गई थी। तो याद रखना, इंडियन लेबर पार्टी 1936। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। ये सभी संस्थाएं याद रखना विद्यार्थी भीमराव अम्बेडकर द्वारा संचालित है। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, भारतीय बौद्ध महासभा 1955। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संचालित या संगठित या स्थापित की गई थी। वो प्रमुख बातें मैंने आपके सामने ऐड कर दी है। बहिष्कृत हितग्राही सभा के स्थान पे विद्यार्थियों याद रखना 28 में ये डिस्पर्स्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई। तो आपको एक तो सैनिक समता दल याद रखना विद्यार्थियों, ये हिडन है। एक भारतीय बौद्ध महासभा, ये दो बिंदु ऐसे हिडन है जहां हमें लगता है कि ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं है। तो याद रखना विद्यार्थियों, ये 8 वो संस्थाएं हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित की गई है ना। तो पूरा प्रश्न ही इंपोर्टेंट, पूरा प्रश्न। अब भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तक है विद्यार्थियों, कोई ऑप्शन है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, आपको ये याद करनी पड़ेगी। आप ये लिख लेना। और जहां भी बेसिक एग्जाम होता है ना भीमराव अम्बेडकर के बारे में, हमेशा ही पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। याद रखना, पुस्तक और संस्थाएं। तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें: द एवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश फिनांस ऑफ इंडिया 1916, कास्ट इन इंडिया, देयर मैसिनिज्म, जेनिज्म एंड द डेवलपमेंट। भारत में कास्ट है ना, कास्ट इन इंडिया, भारत में कास्ट है ना। द मैसिनिज्म, उनका तंत्र, और जेनिज एंड डेवलपमेंट, उत्पत्ति और विकास 1916 में दिया। ये कास्ट इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण किताब इस समय की। कास्ट इन इंडिया, भारत में कास्ट, भारत में जाति, भारत में जाति। तो याद रखना, एक तो ये इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब रही थी भारत में। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, ये आरबीआई के बैंक के संबंधित कुछ इसमें नोट इसमें लिखे गए थे विद्यार्थी। द एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन। इंग्लिश वाले शब्द याद रखना इसलिए मैंने लिखा है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940, स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947, वेटिंग फॉर ए वीजा, उनकी ये आत्मकथा थी विद्या। ये उनकी क्या थी? आत्मकथा। तो याद रखना, इसमें हमें याद रखने वाले तो लगभग याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे टफ एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कौन सी नहीं। एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश फिनिश ऑफ इंडिया, कास्ट इन इंडिया, देयर मैसिनिज्म, जेनिज्म, जेनिज एंड डेवलपमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूफी, द एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, स्टैंड एंड माइनॉरिटीज, और वेटिंग फॉर वीजा। ये इनकी क्या थी? आत्मकथा थी। कुछ पुस्तकें मैंने एक प्रश्न में ऐड कर दी है, एक प्रश्न मैंने पुस्तकों का और ऐड किया। यह प्रश्न भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें: मिस्टर गांधी एंड एम्पिनेशन अनटचेबल 1900, व्हाट कांग्रेस और गांधी हैव इन अनटचेबल 1945, रेनाडे, गांधी और जिन्ना 1943, हु वेयर इज द शूद्र 1948 या 1947। शूद्र कौन है? ये इनकी भी प्रसिद्ध, शूद्र कौन, ये इनकी भी विद्यार्थियों प्रसिद्ध पुस्तक रही है, शूद्र कौन है।
इसमें दो डेट मिलती है, एक तो 1946 मिलती है और 1948 मिलती है ना। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगी, आए तो याद रखना 1948 को आपको प्राथमिकता देनी। ठीक है। हु वेर द सुदर्स है ना, द अनटचेबल, ए स्पर्श, हिडल्स इन हिंदुइज्म, द बुद्ध एंड द बुद्धम, द बुद्ध एंड द धम 1957 में लिखी थी विद्यार्थियों, है ना। ठीक है ना, ये बाद में आई थी। ठीक है। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया 1945, द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स आखिरी बुक थी विद्यार्थियों, 2 दिसंबर 1946 को कहते हैं कि ये प्रकाशित। ठीक है। ये वाला लाइन इसमें 8 को काट दें, ये अगले प्रश्न में आ जाएगी, है ना। ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें, ये 47 है विद्यार्थी, ठीक है ना, 1947, 57 नहीं है, 47। ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं। मिस्टर गांधी एंड द इन्विटेशन अनटचेबल, व्हाट कांग्रेस गांधी हैव इन अनटचेबल, रेनेडे गांधी एंड जिन्ना, हु वेयर इज शूद्रस, द अनटचेबल, रिडल इन हिंदुइज्म, द बुद्ध एंड धम, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया 1945, द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। ये इनकी अंतिम किताब थी। द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स क्या थी, इनकी ये अंतिम पुस्तक थी विद्यार्थी, अंतिम पुस्तक। कहते हैं कि मृत्यु से 4 दिन पहले विद्यार्थी, है ना, लगभग कहते हैं 4 दिन पहले, 2 दिसंबर 1956 को, 1956 को कहते हैं कि इसको पूर्ण किया गया था विद्यार्थी। मतलब जीवन के अंतिम क्षणों में भी इनका लेखन कार्य चल रहा था, है ना। तो ये कुछ 9 और 8 लगभग 14-15 किताबें हैं, मैंने पूरी ऐड कर दी है। आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न हमेशा इनसे संबंधित पूछता है कि कौन सी नहीं है। ठीक है। तो हमारे ये कुछ प्रश्न हो गए। ठीक है। तो मैं इसमें तृतीय बौद्ध सम्मेलन रंगून में भाग लिया, है ना, ये लाइन इसमें आ जाएगी। अब एक प्रश्न इनका बनता है कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बिंदु को लेकर कौन सा सही है ना। भाई बौद्ध धर्म कहते हैं कि उसने कहा भी था कि मैं नीच मतलब कम छोटी जात में हिंदू पैदा हुआ, परंतु मैं हिंदू कभी मरना नहीं चाहता था, ये इनका कथन भी था विद्यार्थी। अब एक बिंदु हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धर्म ग्रहण करना एक बड़ा कारण था विद्यार्थी, एक बड़ा परिवर्तन था भारतीय राजनीति में भी कह सकते हैं। लगभग विद्यार्थियों 2 से 3 लाख लोगों ने इस समय कहता है कि बौद्ध ग्रहण किया था। 10 लाख की कहीं संख्या मिलती है, 10 लाख लोगों को कहीं संख्या मिलती है, 10 लाख तक लोगों ने विद्यार्थियों ये धर्म परिवर्तन किया था। तो भीमराव अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन संबंधित वो कौन से बिंदु है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी विद्यार्थियों। उसको येवला की गर्जना कहा था। याद रखना विद्यार्थियों, इन्होंने कहा था कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, और इस समय बौद्ध धर्म करूंगा ये बात नहीं कही थी। याद रखना, पूछ ले धर्म परिवर्तन करने की घोषणा कब की थी। याद रखना, घोषणा अलग है और धर्म ग्रहण करना अलग है, 2 बिंदु अलग अलग है। एक तो घोषणा कब की गई कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ की घोषणा, बौद्ध धर्म ग्रहण कब किया, 2 अलग अलग बातें हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो घोषणा है ना विद्यार्थियों, वो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में की थी विद्यार्थी। पूछ ले कि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित येवला की गर्जना क्या है विद्यार्थियों, तो धर्म परिवर्तन करने की घोषणा येवला की गर्जना कहलाती। 1954 में विद्यार्थियों तृतीय विश्व बौद्ध सम्मेलन रंगून में भाग लिया था। फिर उसी वर्ष विद्यार्थियों 54 में ही चतुर्थ सम्मेलन होता है नेपाल के काठमांडू में, वहां इन्हें बौद्धिस्तव की उपाधि दी गई, बौद्धिस्तव की। तो याद रखना विद्यार्थियों 1954 का चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन था ना काठमांडू में, उस समय कहते हैं कि इनको ये उपाधि दी गई थी, बौद्धिस्तव की उपाधि दी गई।
वो दिन आया 14 अक्टूबर 1956 का विद्यार्थियों। नागपुर में इन्होंने बौद्ध ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण। अपने याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो धर्म परिवर्तन की घोषणा की, एक विद्यार्थियों है धर्म ग्रहण करने की, बौद्ध धर्म ग्रहण करने की। तो 14 अक्टूबर 1956 को कहां पे ग्रहण किया? नागपुर में। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और सबसे मोस्टली विद्यार्थियों अभी प्रश्न नहीं बना है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा कुशीनगर के चंद्रमणि से ली थी। विद्यार्थियों याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किससे की थी? तो याद रखना चंद्रमणि से की थी। इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। इस दिवस को धर्मचक्र प्रवर्तक दिवस कहा गया है, ठीक है। 6 दिसंबर 1956 को विद्यार्थियों दिल्ली में इनका निधन हुआ। समाधि स्थल चैत्य भूमि कहलाती है, जो कहां है? बंबई में है। समाधि स्थल क्या कहलाती है? चैत्य भूमि कहलाती है, जो कहां पे स्थित है? बंबई में स्थित है। इस प्रकार विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया था। तो एक तो धर्म परिवर्तन की घोषणा 13 अक्टूबर 1935 नासिक के येवला में की थी। रंगून में भाग लिया। 54 में सम्मेलन में काठमांडू में इनको बोधिसत्व की उपाधि दी गई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ग्रहण किया और चंद्रमणि से शिक्षा प्राप्त की थी। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी, है ना? ठीक है। अब भारतीय राजनीति में इनका थोड़ा योगदान देख लेते हैं। तो एक बाकी लगभग हमने काफी डिस्कशन कर लिया है। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बातें महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दी। संस्थाएं हो, पुस्तकें हो, या फिर उनके समाचार पत्र हो, या उनकी शिक्षाएं हो, या फिर इनका एक बिंदु चलता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने का। अब कुछ और बातें हैं कि 1928 में साइमन कमीशन के सम्मुख पृथक निर्वाचन मंडल की बात की थी विद्यार्थियों, दलितों के लिए, है ना? दलितों के लिए। तो वो बिंदु मैंने पुनः समझौता छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पढ़ेंगे ना, तो वो मैं आपको वहां करवा दूंगा, केम्यून अवार्ड वाला, ठीक है ना? पुनः समझौते के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। 1926 से 34 तक ये बंबई विधान परिषद के सदस्य रह चुके थे। 1942 में अंबेडकर को वायसराय की परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त किया गया। 1942 से 46 तक वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे थे। ये कुछ बातें हैं, ये बातें आपके कब काम आएगी? जब प्रश्न बनेगा कि भीमराव अंबेडकर के बारे में सही है या नहीं। तो ये कुछ बातें विद्यार्थियों याद रखें। कुछ एक दो प्रश्न मैंने और बनाए हैं इनके बारे में, भारतीय राजनीतिक योगदान के बारे में, कि भीमराव अंबेडकर का भारतीय राजनीतिक योगदान के बारे में लेकर क्या सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे विद्यार्थी, याद रखना। बहुत बेसिक है, सबको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव थे। और नेहरू मंत्रिमंडल में गांधी जी के कहने पर इनको विधि सदस्य बनाया गया था। विधि सदस्य मतलब कानून सदस्य बनाया गया था। और 1951 में विद्यार्थियों अम्बेडकर ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, हिंदू बिल कोड के मुद्दे पर विरोध के कारण। महिलाओं के अधिकारों के लिए, है ना, तो उनकी अधिकारों सुरक्षा के लिए कोई बिंदु चला था, उस बिंदु में नेहरू और कहते हैं कि अम्बेडकर में मतभेद हो गया। नेहरू और अम्बेडकर में कहते हैं कि मतभेद हो गया। 1951 में विद्यार्थियों ने कांग्रेस के त्याग पत्र दे दिए। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, बंबई में आरक्षित 13 में से 11 सीटें विद्यार्थियों किसने जीती थी? इंडियन लेबर पार्टी। वो लेबर पार्टी 1936 में बनाई थी ना, उस पार्टी ने विद्यार्थियों 37 में चुनाव लड़े थे। और कहते हैं कि बंबई अकेले प्रांत में विद्यार्थियों कितनी 13 में से 11 सीटें प्राप्त की। ठीक है। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक बिंदु ये अच्छा है, थोड़ा हिडन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, ठीक है। इसमें कोरेगांव की लड़ाई में विद्यार्थियों बहुत सारे महार माने गए थे, महार सैनिक मारे गए थे। तो और महार सैनिकों की याद में विद्यार्थियों इन्होंने 1927 में विजय स्तंभ बनवाया था। 1927 में विजय स्तंभ बनवाया था उस महार सैनिकों की याद में। कौन सी लड़ाई में मारे गए थे?
कोरेगांव की लड़ाई में मारे गए ना। तो ये कुछ और बातें हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन्हें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी। इनकी उपाधियां देख लो। भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख उपाधियां: आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, दलितों के मसीहा थे, संविधान के निर्माता थे, भारत का लिंकन। याद रखना, ये इनकी मोस्ट, इनको भारत का लिंकन भी कहा था। बौद्धिस्टों की उपाधि विद्यार्थी याद रखना, 1954 में अभी बताया मैंने आपको। कौन से चौथे धर्म सम्मेलन में विद्यार्थियों कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। तो वहां इनको ये बौद्धिस्टों की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, 2 लाइन मैंने और ऐड की है कि किसने भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहा है उससे संबंधित। ठीक है, तो एक तो अमर्त्य सेन ने इनको कहा है अर्थशास्त्र में अपना पिता माना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही कहते हैं कि वो पीएचडी वाला बिंदु रहा था लंदन में। ठीक है ना। एक रामचंद्र गुहा का ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने गरीबों का मसीहा कहा है। दलितों का मसीहा तो थे ही थे, परंतु स्पेशल ही रामचंद्र गुहा ने विद्यार्थियों इनको गरीबों का मसीहा कहा है। जबकि अमर्त्य सेन, ऐसा भी नाम होता है, अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में अपना पिता इनको। तो ये था विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें ऐड कर दी है। आप अच्छे से इनके नोट्स बना लेना। मुझे लगता है कि इनफ जानकारी मैंने और बहुत एडवांस में मैंने आपको ये चीजें करवा दी। अब आपके ऊपर निर्भर है आप कैसे क्या पढ़ रहे हो। मैंने स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का लगभग भारतीय इतिहास पूरा करवा दिया है। एकमात्र व्यक्तित्व बचता है हमारा गांधी जी की बड़ी मूल स्किल से मैं या तो कोशिश करूंगा कि 2 से 2.5 घंटे की एक ही क्लास करके मैं अपलोड करूं। वो कल या परसों वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप आराम से इसको पढ़। बाकी मेरी ओर से मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। बाकी इसका उपयोग आपने कैसे क्या किया, हाँ, देखने वालों की संख्या भले ही कम है, परंतु जिसने देखा है उसको निश्चित रूप से फायदा होगा, है ना विद्यार्थियों। ठीक है, अगली क्लास में हम गांधी जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।